एसएससी ऐसा एग्जाम है कि अगर आपके 3 स्ट्रॉन्ग है, मैथ इंग्लिश आपको बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आप इनमें 95% प्लस स्कोर कर सकते हो तो इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, एक मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद में दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, पीछे वालों को बोलते जाते हैं। कैसे कंसिस्टेंट रहे हैं, क्या मोटिवेशन था आपका? स्टार्टिंग में बच्चे 5-10 दिन पढ़ते हैं, वो छोड़ देते हैं। उनका रीजन यही है कि उनको पता ही नहीं कि अभी हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो आपने कोई भी टॉपिक 4 ले लिए, मैथ्स हो इंग्लिश हो, आपने प्रीवियस ईयर लगाए, सबसे पहले 100 किए, उसके बाद में आप नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाओ और प्रीवियस टॉपिक के डेली 20-25 करते रहो। तो आपको क्या लगता है, कोई एवरेज बच्चा आ रहा है 60-70% वाला और उसने बीए बीएससी करा और तैयारी में आ रहा है, तो कितना टाइम लेके चलेगा तैयारी के लिए? क्या नंबर ऑफ मिस्टेक्स, ऐसी कुछ गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए? हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी फैक्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ आयुष शर्मा है, एसएससी सीजीएल 2019 से एक्साइज इंस्पेक्टर बने, फिर उनको मजा नहीं आया उसमें, फिर जो कल्चर है उसमें फिट नहीं बैठ पाए, तो उन्होंने फिर से एग्जाम दिया एसएससी सीजीएल 2022 और उसमें एएसओ बने। तो आज इनकी जर्नी हम जानेंगे, किस तरीके का सफर है, क्या क्या इन्होंने इस जर्नी में सीखा, क्या इनकी स्ट्रेटजी थी और किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई करी, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्वागत करते हैं आयुष भाई। थैंक यू अंकित। कैसे हो भाई, एक बार ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष शर्मा है। मैंने सीजीएल 2019 से एक्साइज इंस्पेक्टर लिया था, मुंबई जोन मुझे मिला था। उसके बाद में मैंने वहाँ पे काम किया 1 से 1.5 साल और ड्यूरिंग मतलब काम करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि होम स्टेट जैसे राजस्थान है, तो मेरा मन था कि राजस्थान के थोड़ा पास आ जाए, क्योंकि जीएसटी के अंदर ट्रांसफर्स है नहीं, आप उसी जोन में रहोगे। तो मैंने नासिक था मैं, लेकिन वो मुंबई जोन में था। तो मुंबई जोन में नासिक, पुणे, मुंबई तीनों ही आते हैं। तो फिर मैंने सीजीएल 2022 दिया, फिर उससे मेरा 278 ऑल इंडिया रैंक आया और अभी मैं एएसओ मिनिस्टर ऑफ रेलवे में। ओके, तो थोड़ा बताओ, पढ़ाई लिखाई शुरुआती थोड़ा कैसा? हाँ, स्टार्टिंग मेरा एजुकेशन एक्चुअली पापा गवर्नमेंट जॉब में थे। अच्छा। तो शुरू से ही स्कूल्स मेरा हर 2 साल में ट्रांसफर होता ही था, क्योंकि पापा भी गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसफर वाले में थे। ये प्रॉब्लम रहता है। हाँ, वो होता ही है। तो हर 2-3 साल में ट्रांसफर होते थे। और फिर जब 12th हुआ, 12th के बाद मैंने बीटेक का एग्जाम दिया। एसआरएम यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करी है। उसके अंदर 2018 का मैं पास आउट हूँ और फिर उसके बाद में मेरी बैंगलोर में मेरा प्लेसमेंट हो गया था। तो बैंगलोर में मैं जॉब कर रहा था, मैंने 8-9 महीने वहाँ पे जॉब किया और जॉब के बीच बीच में थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड गवर्नमेंट जॉब वाला है, तो वो होता है पेरेंट्स का कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो। तो फिर मेरा धीरे धीरे मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा, चीजें देखी यूट्यूब पे, दोस्तों से पता चला, फैमिली मेंबर से पता चला गवर्नमेंट जॉब में, फिर एसएससी के एग्जाम के बारे में पता चला, पोस्ट देखी तो काफी फैसिनेटिंग पोस्ट हैं, सब जानते हैं इसको। तो फिर मैंने सिलेबस देखा तो मैथ्स था, इंग्लिश था, रीजनिंग था, जीएस था। तो बीटेक बैकग्राउंड से था तो मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग ये तो थोड़ा लग रहा था कर लूंगा, मेन जीएस का था। तो मैंने स्टार्ट कर दी, जॉब के साथ साथ ही 2-3 घंटे देना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे 2-3 महीने बाद में मॉक टेस्ट भी दिए, तो लगा कि मैं कर लूंगा। उसके बाद में फिर मैंने मेरी जॉब से रिजाइन कर दिया और फिर मैं घर पे आ गया। फिर जयपुर से मैंने मेरी तैयारी करी स्टार्ट। फिर कोचिंग मैंने ज्वाइन करी थी। फिर कोचिंग के कुछ टाइम बाद में कोरोना आ गया था, तो उसके बाद में कोचिंग भी बंद हो गई। तो उसके बाद में सेल्फ स्टडी और कुछ ऑनलाइन जो भी टीचर्स हैं, कोर्स लिया था। उसके बाद मैंने एग्जाम स्टार्ट कर दी। फिर 19 का प्री दिया, क्वालिफाई हुआ। मेंस में मेरे को बीच में टाइम काफी मिल गया था, क्योंकि कोरोना के टाइम था। तो मेंस के बाद में हुआ तो वो मेरे लिए फ्रूटफुल रहा। फिर मेंस में भी एग्जाम दिया, ऑल इंडिया 1836 रैंक आई और फिर मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर किया था, क्योंकि वो चाम होता है 3 स्टार। और फिर जोन मुंबई मिल गई, फिर वहां से नासिक के अंदर गया। तो इस तरह से मेरा स्टार्ट। ओके, आप बीटेक वाले हो राइट? और भी बीटेक वालों के पीछे ऑडियंस बिल्कुल बीए बीएससी वाले पढ़ेंगे, ये लोग ना कंपटीशन लगा देते हैं एसएससी में आके। लेकिन यार उसके अदर साइड ये भी है कि बीए वाले और इनका बेसिक बैकग्राउंड रहा, उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन होता है। आपके साथ ही बहुत सारे आपके कलीग होंगे अभी जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आने के बाद सिलेक्शन ले लेते हैं। बहुत लोग होते हैं, बहुत बीटेक वाले होते हैं जिनका नहीं, मेरे बहुत नोन है जिनका नहीं। इसीलिए तो इसमें स्ट्रेटजी और आपका राइट गाइडेंस थोड़ा मैटर करता है। तो इसलिए आप यहाँ पे हो कि बच्चों को राइट गाइडेंस देना। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप सभी लोगों को मैं कुछ बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ। आप सभी एस्पिरेंट्स के लगातार कमेंट्स आते हैं कि भैया कुछ ऐसी किताबें बताओ जिनसे हम प्रैक्टिस कर सकें। जैसे कि अभी हमारे पास एक किताब है, ये मैथमेटिक्स की आपकी एस चांद पब्लिकेशन की तरफ से है। इसमें आपको 5500 प्लस टीसीएस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे टिल 2025। जैसे कि इस पे लिखा भी हुआ है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारा कवरेज इसमें मिलेगा आपको विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। जैसे कि आप किसी भी टीचर की कोई भी वीडियो आपने कंप्लीट करी, सपोज आपने परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट करा, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस कहां से करने हैं वो इस किताब में आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर अगर कंप्लीट अच्छे से कर लिया पिछले 4 साल का, तो मान के चलो 80% आपका एग्जाम का खेल खत्म हो गया। अभी एसएससी में आप देख रहे होगे कि प्रीवियस ईयर ही ज्यादा पूछा जाता है। तो मैथमेटिक्स की किताब है, ऐसे ही आपके पास इंग्लिश की किताब है, इसमें भी टॉपिक वाइज सारे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 5500 इसमें भी है। ऐसे आपकी रीजनिंग की किताब है। तो ये सारी तीनों किताबें आपको अवेलेबल है, लिंक इसके हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, जाके आप परचेज करें और अपनी तैयारी जबरदस्त बनाएं, अच्छे से तैयारी करें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। तो बताओ थोड़ा शुरुआती कि कैसे मतलब तैयारी जब शुरू कर रहे थे आप, तो क्या क्या आपके मन में भी जैसे डाउट होता है ना कि शुरुआती एस्पिरेंट्स के मन में कि भाई एसएससी की तैयारी करना, सिलेबस देखना, फिर कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, उसको कैसे पूरा टाइम टेबल बनाना है, सारा कुछ इस पे डिस्कस करते हैं। शुरुआती दिनों का थोड़ा बताओ, एक नया एस्पिरेंट अगर तैयारी में आ रहा है तो कैसे क्या शुरुआत कैसे करे वो? तो बेसिकली सबसे स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, तो सिलेबस देखो, टॉपिक्स देखो। उसके बाद में अगर आप बीटेक बैकग्राउंड या फिर मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए चीजें थोड़ी इजी होंगी। इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश थोड़ी इजी होगी, और अगर एकदम ही बेसिक से आए हो तो फिर आपको ये देखना है कि मुझे बेसिक स्टार्ट कहाँ से करना है। तो इसके लिए अलग अलग टीचर्स हैं। अगर आपका बेस बहुत अच्छा है तो आप डायरेक्ट बहुत अच्छे टीचर से जा सकते हो जो एकदम अच्छे से पढ़ाते हैं, एडवांस लेवल पढ़ाते हैं। और बेसिक कमजोर है तो बहुत टीचर ऐसे जो बेसिक्स भी पढ़ाते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेल्फ इवैल्यूएशन तो खुद को करना ही पड़ेगा। तो आप अपने आपको पता करो कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपने सिलेबस कर लिया, उसके बाद में आपका सिलेबस है, आपके पास एक प्रॉपर बुक्स होंगी। तो मोस्टली यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपके पास अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब से वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो। 3-4 टीचर्स के सेम टॉपिक के वीडियोस देखो, जो भी टीचर आपको सही लगता है तो उसको कंटिन्यू कर दो। उसका पेड बैच लेना, जो मैं तो प्रेफर करूंगा, पेड बैचेस महंगे होते हैं, पेड लेना चाहिए। उससे क्या रहता है, अगर आपके पैसे लगे तो आप उसको सीरियस होकर पढ़ोगे। वरना बहुत से लोग होते हैं यूट्यूब पे, ठीक है आज ये टॉपिक तो कल ही देख लेंगे, परसों देखेंगे, उससे थोड़ा सा डिले चलता है। तो सबसे पहले तो आपको बस बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं और धीरे धीरे चैप्टर पूरा होता है प्रीवियस ईयर करो, है ना। और मैं यही कहूंगा कि प्रीवियस ईयर बहुत से लोग क्या करते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो उसके सारे प्रीवियस ईयर एक साथ कर लेते हैं। मेरा ये स्ट्रेटजी रहती है, अगर एक
टॉपिक के ऊपर आपके पास 300 प्रीवियस ईयर्स हैं, तो आप 100 करो उसको। जैसे आपके 100 पूरे होते हैं, आप दूसरे टॉपिक पे चले जाओ। उस टॉपिक को करते करते शाम को 1 घंटा मिले, तो जो आपका प्रीवियस टॉपिक था उसके आप पहले आप 100 कर रहे थे, अब आप उसके 20 या 30 करो। उससे क्या होता है कि वो कंटिन्यूटी में, पिछला चैप्टर भी आपके कंटिन्यूटी में रहता है। वरना लोग क्या करते हैं, वो 300 करा, नए चैप्टर पे गए, फिर उसके 300 में तो पिछला भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप अगले टॉपिक को पढ़ते पढ़ते पिछले वाले के 20-30 क्वेश्चन डेली करते रहोगे, तो आप टच में रहते हो। और 3-4 चैप्टर का ऐसे आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि आपको 3-4, आपने कोई भी टॉपिक 4 ले लिए, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, आपने प्रीवियस ईयर लगाए, सबसे पहले 100 किए, उसके बाद में आप नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाओ और प्रीवियस टॉपिक के डेली 20-25 करते रहो। ऐसे 4 टॉपिक कर लो, तो आपके टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर चारों के ऊपर आप सेक्शनल ले लो, या फिर आप सबके मिक्सअप कर लो। जैसे भी बहुत से टेलीग्राम चैनल से जिनके अंदर टॉप क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर से भी आते हैं, तो वो करो। उससे जो ये दिक्कत आती है बच्चों में, ये टॉपिक किया दूसरा भूल जाता हूँ, दूसरा किया वो नहीं बोलोगे, क्योंकि आप उस कंटिन्यूटी उस चैप्टर फर्स्ट वाले के टच में रहोगे। तो ये स्ट्रेटेजी मेरी रहेगी स्टार्टिंग। अच्छा ये बताओ, इसमें एक चीज ये प्रॉब्लम आती है, तैयारी जब शुरू करते हैं ना, तो इसमें 4 सब्जेक्ट है ना, 5 है, तो कंप्यूटर भी है, वो फिजिक्स में आता है, तो 5 सब्जेक्ट है, इतने ज्यादा सब्जेक्ट। अब उसको तैयारी शुरू कैसे करें? जैसे मैथ पढ़ रहा है कोई बंदा, अब कैसे करते थे? आपने पहले मैथ रीजनिंग उठाया, 2 सब्जेक्ट पढ़ा, या फिर चारों को डेली 1-1 घंटे 2-2 घंटे पढ़ना है? कैसे इसको मैनेज कैसे करें सब? हाँ देखो, ये तो सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट मेरा ऐसे रहता था कि मेरे से चारों टॉपिक एक दिन में नहीं होते थे। अच्छा। मेरे टाइम जैसे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग था और जीके था। तो अगर मैं डेली ऐसे सोचता था, शुरुआत मैंने भी ऐसे करी थी कि 2 घंटे मैथ्स को दिए, 2 रीजनिंग को, 2 इंग्लिश को, 3 जीएस को, तो आपका 10-12 घंटे का आपका प्लान बन जाता है शेड्यूल। तो उससे क्या होता था, मुझे मतलब मैं पढ़ता था बट रिजल्ट मेरा अच्छा नहीं आ रहा था। रीजन बीइंग कि मैं 2-2 घंटे में उतने बड़े टॉपिक को कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा था। तो मैंने फिर स्ट्रेटेजी चेंज करी, मैं 2 ही टॉपिक पकड़ता था। जैसे मैंने मैथ्स और रीजनिंग ले ली, तो मैं मैथ्स और रीजनिंग करता था कि मैथ्स का एक टॉपिक ले लिया परसेंटेज, रीजनिंग का कुछ भी ले लिया, जैसे कैलेंडर ले लिया, तो मैं परसेंटेज और कैलेंडर को पढ़ रहा हूँ। फिर वो हुआ, उनके प्रीवियस ईयर करे, आधे हुए, फिर दूसरे चैप्टर्स पकड़ लिए। ऐसे करोगे तो क्या होता है, जहाँ पे अगर आप डेली चारों सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपका एक ही टॉपिक 10 दिन में कंप्लीट होगा, और अगर आप 2 ही पकड़ रहे हो तो वो टॉपिक 10 की जगह 5 दिन में कंप्लीट हो गया। तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ एटलीस्ट आप टिक कर सकते हो कि ये चैप्टर मेरा कंप्लीट है। वरना उसमें क्या बहुत डिले चलता है, आपका 10-12 दिन तक आप एक ही टॉपिक पर लगे हो, और रिजल्ट भी मेरे केस में तो मुझे मिला नहीं। तो मैं तो 2 ही सब्जेक्ट पकड़ता था। फिर इंग्लिश, और अगर आपको फिर इंग्लिश और जीएस पकड़ लो कि जीएस का एक टॉपिक पढ़ा। जीएस तो ऐसा टॉपिक है कि आपसे रीडिंग है, आप जितना रीड करोगे, बार-बार रिवाइज करोगे, उतना एनहांस होता जाएगा टाइम टू टाइम। तो मैं तो इस तरह से ही पढ़ता था। उसको तो चलते फिरते देखो, करंट अफेयर्स का यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स हैं। जैसे मेरे को मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था, कुमार बारो उत्कर्ष क्लासेस के हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा था, ऑल्दो मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, वो हिंदी में पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने मेरा जीएस वहीं से ही किया। मैंने वही हिंदी के वीडियोस ही देखे, क्योंकि बहुत से वर्ड्स सिमिलर ही होते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं कि हिंदी में आपको समझ में आएगा नहीं। इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदी में संविधान है, तो 1-2 बार शुरू में दिक्कत आती है यार क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है, और वो आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक भी तैयार कराते हैं। जीके का ऐसा ही रहता है, आप रीडिंग करते रहो, जब भी आपको टाइम मिले वीडियो देख लिया। और मैं जीएस तब पढ़ता था जब मैं टायर हो जाता था, पढ़ते पढ़ते टायरनेस आ रही है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, तो अपना लेटे यूट्यूब चलाया, एक वीडियो देख लिया। तो ठीक है, अगर आप बुक से पढ़ोगे, मैं टाइम देता था जीएस को भी, लेकिन अगर आप यूट्यूब से भी देख रहे हो तो ठीक है, अगर 30% दिमाग में घुस रहा है तो एक बार के लिए ठीक है कि हाँ एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत आ ही जाए, जब एग्जाम दे रहा था तो रिकॉल भी करते तो सही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो होता है। एटलीस्ट 4 ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकते हो, हाँ यार ये पढ़ा था मैंने कुछ। और दूसरा मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, नए बच्चे क्या गलती करते हैं कि जैसे तैयारी शुरू करी तो जीके जीएस को बहुत ज्यादा सीरियस लेते थे, 3-3 घंटे 4-4 घंटे जीके जीएस को दे रहे हैं, मतलब सुबह उठते ही 2 घंटे लाइव करंट अफेयर देख रहे हैं। तो वो मुझे नहीं, लाइव क्लासेस तो मैंने कभी नहीं देखी। मतलब मैंने जो बैच ऑनलाइन भी लिया था, मैंने लाइव का ही लिया था, लेकिन मैं उसको देखता रिकॉर्डेड ही था। तो मेरा ये कहना है यहाँ पे कि पहले मैथ रीजनिंग में आपके नंबर अच्छे आने लग जाए, तब जाके वो आपके एक बार हो जाएगा तो आपका फिक्स है कि वो नंबर आनी है। लेकिन जीके जीएस कितना भी पढ़ के चला, हो सकता है पेपर और पढ़ा आ गया, पता चला आपके 5 नंबर आ रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल, जीएस का ऐसा है ना, बहुत लोग, आप जो कह रहे हो एकदम सही बात है, बहुत लोग जीएस को टाइम देते हैं। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतना वास्ट है, उसको कितना पढ़ो लोगों को लगता है कम है, और कुछ जीएस पढ़ने में लोगों को जोर भी कम आता है। मैथ्स में करोगे दिमाग लगेगा, इंग्लिश के एरर निकालोगे दिमाग लगेगा। जीएस में आप पढ़ रहे हो कि हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था, तो वो हुआ था, पढ़ रहे हो तो लोगों को जोर कम आता है। और एसएससी ऐसा एग्जाम है कि अगर आपके 3 स्ट्रॉन्ग है, मैथ इंग्लिश पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आप इनमें 95% प्लस स्कोर कर सकते हो तो इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जीएस में क्या, अगर आप 50% भी नंबर लेके आते हो तो भी आपका हो जाता है। लेकिन लोग अक्सर गलती करते हैं, मैंने भी देखा है, मेरे भी बहुत टच में, इंस्टा पे भी आते हैं मैसेज, टेलीग्राम पे भी, तो वो लोग यही गलती करते हैं। वो लोग जीएस को ज्यादा, मेरे से पूछते हैं जीएस कैसे करें, तो मैं उनसे फर्स्ट यही पूछता हूँ कि आपका मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग कैसा है। आप एक मॉक लगाओ, अगर आपके तीनों में से 50 में 40 प्लस आ रहे हैं तो आप जीएस पे बहुत फोकस करो, वरना जीएस ऑन द रेगुलर बेसिस थोड़ा घंटा 2 घंटा पढ़ते हो पहले ये अपना स्ट्रॉन्ग। और रीजनिंग को बिल्कुल हल्के में मत लो। बिल्कुल बिल्कुल। रीजनिंग का क्या सोचते हैं, तैयारी जरूरत है तो इजी बाद में कर लेंगे, ये चक्कर में होता नहीं। पहले रीजनिंग में बिल्कुल रीजनिंग फुल, और क्योंकि बाकी कंपटीशन देखो ना, सारे बच्चे रीजनिंग में पूरी लेके आ रहे हैं और आपका रीजनिंग में नंबर नहीं आ रहा। और आजकल रीजनिंग का लेवल भी थोड़ा एसएससी ने चेंज कर दिया, जब से नया टॉप सब्जेक्ट आया है सिलेबस, उसके अंदर सिस्टम वगैरह के क्वेश्चन डालते हैं वो लोग, तो बहुत टफ हो जाते हैं क्वेश्चन। आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है तो आपसे नहीं होगा। रीजनिंग ऐसा टॉपिक है, सबको लगता है आता सबको, वो एक कहावत है, आता सबको है होता किसी से, वो वाली बात है। तो सीरियस लेना चाहिए। इसका नोट्स वगैरह कैसे आप बनाते थे? अभी नोट्स का क्या है, बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं कि किसी टॉपर से नोट्स मिल जाए, किसी टीचर के मिल जाए तो उनसे पढ़ लेंगे, वो सही मतलब वो है कि बनाए। तो हमेशा ये रहता है कि आप इनिशियल फेज में हो तो आप किसी के भी नोट्स ले सकते हो, आपको एक बार तो स्टार्टिंग यहीं से करनी पड़ेगी। तो बहुत से ऑफलाइन नोट्स भी मिलते हैं, मुखर्जी नगर में भी मिलते हैं, और ऑनलाइन भी बहुत से नोट्स आते हैं, पीडीएफ भी आती है। तो एक बार आप नोट्स कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन जब आप उसको पढ़ रहे हो तब मैं यही बोलूंगा, सजेशन यही दूंगा कि आप खुद के नोट्स बनाओ। क्योंकि मैंने जब मैथ्स का अगर मैं बोलूं तो मैं जैसे फॉर्मूले मैथ्स के लिखता हूं, तो आपको पता है ऑनलाइन बहुत सी बुक्स आती है जिसके अंदर मैथ्स के बहुत फॉर्मूले होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री ले लो, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी बुक्स है जिसके अंदर आपको 500 फॉर्मूले मिल जाएंगे। क्योंकि टीचर अगर अपनी बुक बना रहा है तो वो एक भी चीज ऐसे नहीं छोड़ेगा कि लोग ये नहीं बोलेंगे सर ये वाला आपकी बुक से नहीं आया, उनको चाहिए कि मेरे बुक से सारे आ रहे हैं। बट होता क्या है, उन 500 में से सिर्फ 150-200 फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उन पे ही फोकस करना है। और ये फॉर्मूले वाला, इसके तो मैं बहुत शुरू से उसमें अगेंस्ट हूं कि यार आप पूरा मैथ का सिलेबस कर रहे हो, आपसे एक अलग पतली कॉपी फॉर्मूले नहीं लेके जा रहे हो, उसके लिए भी किताब चाहिए। इस टीचर सबका तो बिजनेस है यार, वो बनाएंगे, उनका भाई उनकी वो जॉब है, उनका वही काम है, तो करेंगे, वो करना भी चाहिए। क्योंकि कोई भी टीचर ये नहीं कहना सोचता, मतलब जब बनाता है कोई बच्चा ये नहीं बोले कि सर आपके पढ़ाए वैसे क्वेश्चन नहीं है, वो यही कहेंगे देखो हमारे वजह से 100% आए। बट वही अगर मैं आज आपको ट्रिगो के 500 क्वेश्चन फॉर्मूलाज दे दूं तो पेपर तो उनसे ही बनेगा 100%। मैं कहूंगा मेरे पढ़ाए वैसे है, वो पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जितना
कम दोगे उसके अंदर से क्वेश्चन फंस रहे हैं, मेन वो है। तो उसके अंदर यही है कि आप अपने फॉर्मुलाज कोई भी बुक ले लो, आप क्लास ले रहे हो ऑनलाइन, आप अपनी बुक्स जब वो टीचर उस फॉर्मुला को इंप्लीमेंट कर रहा है आप उसको नोट डाउन कर लो। तो आप उन 500 में से आपको मैक्सिमम 200 ऐसे फॉर्मुले होंगे जो आपको लगेगा यार ज्यादातर 90% इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उनके अंदर भी जब आप बाद में खुद से पढ़ो, खुद से प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, तो आपको खुद से लगने लग जाएगा कि यार ये वाला फॉर्मुला ना बहुत बार रिपीटेड हो रहा है, खुद से आने लग जाएगा। तो उसको आप हाईलाइट कर लो उस फॉर्मुले को, तो उससे क्या होगा जब आप अपना रिवीजन करोगे तो उसमें आपको बहुत इजी हो जाएगा। उस 200 के अंदर भी 50 फॉर्मुले ऐसे होंगे जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वो चीज अगर आप खुद से ही सब चीजें सेट कर लोगे वो बहुत इजी होता है। वरना वही है, जब अभी तो लगेगा 500 फॉर्मुले हैं, 50 दिन अपन आराम से करें, लेकिन जब लास्ट में 1-2 हफ्ते होते हैं एग्जाम के ऊपर, उस टाइम बहुत प्रेशर आता है। उस टाइम आप जब एक टॉपिक के 500 पढ़ोगे तो आप सब भूल जाओगे। उस टाइम वो आपके सेल्फ नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, एक चीज और बताओ इसमें, जैसे बहुत सारे अभी इंटरव्यू देखेंगे हमारे चैनल पे, तो बहुत सारे टॉपर्स आए हैं, बहुत सारे इंटरव्यू, तो कोई कहता है कि 6 महीने में एसएससी निकल सकता है, कोई कहता है 1 साल लगेगा, कोई कहता है 2 साल लगेगा। तो आपके मायने में क्या लगता है कि कोई एक एवरेज बच्चा तैयारी में आता है? क्योंकि वो हमेशा क्वेश्चन उसका होता है कि सर मैं 2 साल लेके चलूँ यार, 1 साल लेके कितना टाइम लेके चलूँ कि मैं सीजीएल की तैयारी में आ रहा हूँ, तो उसको भी पता होना चाहिए टाइम फ्रेम कि सीजीएल के लिए आइडियल टाइम इतना तो रखना ही है। तो आपको क्या लगता है कोई एवरेज बच्चा आ रहा है 60-70% वाला और उसने बीए बीएससी करा और तैयारी में आ रहा है, तो कितना टाइम लेके चले वो तैयारी के लिए? देखो ये भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ। 6 महीने वाले बच्चे भी हैं मैंने देखे हैं, हाँ। और 6 साल वाले भी हैं जिनका 6 साल में भी नहीं हुआ। आप भी बहुतों को जानते हो, मैं भी बहुतों को जानता हूँ। तो सब्जेक्टिव है, बट अगर आपका एवरेज है, आपको बेसिक आती है मैथ्स के फॉर्मुलाज, आपको मतलब बेसिक कैलकुलेशंस वगैरह आती हैं, और आप डेडिकेटेड हो, सबसे मेन है डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेडिकेशन से पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से साल भर बहुत है। अगर आप साल भर दे रहे हो तो बहुत है। उसके अंदर क्या है, शुरू के 4-5 महीने आपको लगेंगे सिलेबस कवर करने में, हर टॉपिक को एक बार गो थ्रू करने। लास्ट के 4-5 महीने उसके प्रीवियस ईयर्स, फिर भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो वो एक पूरा प्रोसेस है। और प्रोसेस की तरह ही फॉलो करोगे तब इंपॉर्टेंट मतलब आपका सिलेक्शन होगा। बहुत से लोग करते हैं एक टॉपिक पढ़ लिया, मॉक टेस्ट दे दिया, तो मॉक टेस्ट में उस टॉपिक का तो 2 ही क्वेश्चन है, तो उनका पूरा टाइम भी खराब हो गया, डिमोटिवेट हो जाएगा, हमें आ नहीं रहा है। तो शुरुआत में आप पढ़ो, सेक्शनल दो। तो इस तरह से अगर एवरेज टाइम मेरे हिसाब से सोचे तो 1 साल, मेरे हिसाब से एवरेज बच्चा 1 साल में कर लेगा। और बाकी तो देखो फिर वो किस्मत के ऊपर। हाँ, बाकी किस्मत भी है कि आपका हो नहीं हो, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जो मेरे से भी इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनका नहीं हुआ, मेरा हो गया। थोड़ा किस्मत का फैक्टर तो है इसके। ये मैं पूछने वाला था, जैसे कि आपके नॉन में है कि जिसके 4 साल 5 साल तैयारी करी, 6 साल तैयारी करी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, और अभी आपके एस्पिरेंट्स आपके टच में होंगे, बहुत सारी तैयारी कर आपसे क्वेरी भी करते हैं, इंस्टा पे पूछते होंगे। आपको क्या लगता है जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो क्या ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं अपनी तैयारी के दौरान जो आपने ऑब्जर्व करी हो मेजर, क्या ये गलतियां अगर ना करें तो सिलेक्शन जल्दी हो जाए? क्या नंबर ऑफ मिस्टेक्स ऐसी कुछ गलतियां हैं जो एस्पिरेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए? सबसे जो बड़ी गलती मुझे आज के टाइम पे लगता है ना, वो है लोग क्या करते हैं, दूसरों को देख के अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। उनको ये नहीं पता कि मुझे, मतलब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आज अपन बायो बैकग्राउंड से नहीं है, और आज अगर कोई मुझे बोले कि एमबीबीएस का एग्जाम, तुझे नीट का एग्जाम क्रैक करना है, जब मैं उस बैकग्राउंड से ही नहीं हूँ, मैं उसको टच ही नहीं कर सकता, तो मुझे उसमें जाना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिया में यही एग्जाम, अगर आपने ये नहीं किया तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मिथ है, बहुत से लोग बोलते भी हैं कि मतलब यही है जो है। ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छी एग्जाम है, करना चाहिए, सबको ट्राई देना चाहिए, बट सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं। मेरे पास बहुत से मैसेज ऐसे आते हैं कि सर आपने एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए, आप एएसओ बन गए, सर आपका प्रमोशन पहला क्या है, सर आपकी सैलरी कितनी है, कितने साल बाद में आपका लास्ट प्रमोशन क्या होगा, आपकी सैलरी क्या बनेगी। मतलब मेरे से 40-50% बच्चे ऐसे मैसेज करते हैं, वो स्ट्रेटेजी नहीं पूछते, वो पूछते हैं कि सर आपकी जॉब कैसी है, प्रोफाइल कैसी है, काम कैसा है, क्या है, क्या पावर है, क्या नहीं है। ये चीज लोग बहुत गलती करते हैं। तो और जो लोग सीरियस होते हैं, आप जब भी आपने भी देखा होगा, जो बच्चे मैसेज करते हैं, मैसेज से पता चल जाता है कि बच्चा कितना सीरियस है। मेरे पास बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं जिनको मैं रियल में, अगर जिनको 1-2 बच्चे ऐसे जिनको मैं 1 साल से गाइड कर रहा हूँ, वो बच्चे से मेरे को मैसेज करते हैं कि सर इस टॉपिक में ये इशू आ रहा है। मैं उनको बताता हूँ यार इस तरह से ये स्ट्रेटेजी ट्राई कर लो। उसके अंदर उनको नाम मैसेज करते हैं ना कुछ और करते हैं, 1 महीने बाद में कहीं फंसे तो हुए। और कुछ बच्चे ऐसे वो डेली मैसेज करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो सर, क्या कर रहे हो सर, सर मैं स्टार्ट कर दूं सर, मेरा हो तो जाएगा ना। मुझे कैसे पता भाई तेरा होगा या नहीं होगा? सिंपल सी बात है वो। तो अगर आप मेहनत करोगे तो मैं यही बोलता हूँ कि आप स्टार्टिंग करो, अपना इंस्पिरेशन लो, लोगों को देखो, स्ट्रेटेजी देखो, जो भी आपको करना है। बट अगर एक बार आपने उस ट्रैक पे आ गए तो फिर इन चीजों सबसे दूर हो जाओ। आपकी ही जर्नी है, आप ही कंप्लीट करोगे। हाँ, तो मैं बच्चों को बता दूं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो फिर कमेंट आते हैं कि आप रिप्लाई नहीं करते, यहाँ पे आपके पास बहुत आते हैं, तो आप समझो कि क्यों रिप्लाई नहीं आते। इन्होंने जैसे बताया कि भाई किन लोगों को रिप्लाई नहीं करते हो, किन के करते हैं। तो आप थोड़ा सीरियस, आप जब पढ़ने बैठोगे ना, जब आप तैयारी कर रहे होगे, तब रियल डाउट निकल के आता है कि क्या क्या दिक्कत है। नहीं तो इसका मतलब पहले हम लोग समझ जाते हैं कि आप तैयारी शुरू करी नहीं है। ये डाउट अगर आपके आते रहेंगे कि वर्दी का क्या पावर है, गाड़ी मिलती कि नहीं मिलती, इसका मतलब आपने तैयारी शुरू नहीं करी। तो पहले तैयारी शुरू करो, फिर जब रियल डाउट निकल के आएंगे क्या क्या समस्या आ रही, उनके सॉल्व करने के लिए हम लोग बैठे हैं। हमें पता है कि कैसे गाइड करना है, कैसे नहीं करना, एक्सपीरियंस उस चीज का। तो रियल डाउट आएंगे तब जाके हम आपको गाइड कर पाएंगे। और ये फालतू की बातों में आप पढ़े रहोगे, दुनिया भर की यूट्यूब पे वीडियो देखते रहो, मौज मस्ती मजे लेते रहो, ऐसा सिलेक्शन नहीं होता, नहीं होगा। और मैक्सिमम लोग इसी में पड़े हुए हैं। सही बात है। ओके, तो अभी थोड़ा मॉक टेस्ट के बारे में और बताओ कि मॉक टेस्ट कब देना चाहिए स्टूडेंट को, और मॉक टेस्ट से क्या फायदे होते हैं, कैसे एनालाइज करना है, कैसे मतलब मॉक टेस्ट से ज्यादा फायदा कैसे ले सकते हैं? तो मॉक टेस्ट का मैं ऐसे कहूंगा, सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। एटलीस्ट 50% तो आपने सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया। और अगर आप जब स्टार्ट कर रहे हो, जैसे मैंने मान लो परसेंटेज, टाइम एंड वर्क या ज्योमेट्री, 3 टॉपिक मैंने कर लिए, तो इनके सेक्शनल भी आपको पता, सेक्शनल टेस्ट बहुत सारे हैं। तो स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर कर लो। सबसे मेन तो है कि कोई भी बुक ले लो प्रीवियस ईयर्स की, तो उसको प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहो। प्रीवियस ईयर कैसे सॉल्व करना है वो मैंने बता दिया। 300 है तो पहले 100 करने हैं, फिर दूसरे टॉपिक पे चले जाओ, उसके 100 की जगह 25 कर दो, 30 कर दो। उससे आप उस टॉपिक के टच में रहोगे, भूलोगे नहीं। और हर चीज को आपको नोट डाउन करना है। तो आपका 50% जैसे सिलेबस हो जाता है, आपको मॉक देना स्टार्ट कर देना है। और मॉक के अंदर आपको एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस आपको करना है। मैंने जब मेरा पहला मॉक दिया था, मेरे 57 मार्क्स थे फर्स्ट में। जब मैंने सेकंड दिया तो मेरे 90 हो गए, और फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। लेकिन मैं क्या करता था, मॉक दे के आता था, तो मॉक में क्या होता है,
आप मैथ्स को लो, कोई भी टॉपिक लो, तो जब आप उसको इवैल्यूएशन आप करोगे तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन से हो जाता, बट ये मेरे से सिली मिस्टेक हो गई। उसको आप नोट डाउन कर लो, या उस सिली मिस्टेक को आप मतलब उसको मार्क कर लो कि यार ये मेरी गलती हुई है, मेरी नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 3-4 जो आपको लगेंगे यार ये तो नए हैं, उनको आप एक रजिस्टर बनाओ, उसके अंदर नोट डाउन कर लो। उसके बाद में जब भी आपको फ्री टाइम मिले, ऐसे ही खाना भी खा रहे हो, कुछ भी करो, तो उसको रजिस्टर को अपने घुमाते रहो। बहुत बार ये होता है, मेरे साथ भी होता है, बहुत बच्चों के साथ ये गलती होती है कि हमें कोई नया क्वेश्चन मिलता है, लगता है क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट था, हम उस टाइम तो उसको 2 बार कर लेते हैं, फिर हम 2 महीने तक ना तो उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं ना वैसा क्वेश्चन आता है, और जब 2 महीने बाद में फिर से वो क्वेश्चन आता है तो हमें लगता है यार याद तो है, पता नहीं कैसे करना है। तो उसको अगर आप नोट डाउन करके अगर आपने 5 बार उसको देख लोगे ना, तो आपसे वो गलती होगी। और मॉक टेस्ट का ऐसा होता है कि 100 के पास आप पहुंच जाओगे, 100 से 120 का ऐसा रेंज होता है, उसमें बहुत बच्चे हैं, मैं भी उनमें था। जब आप सोचोगे 120 से 140 क्यों नहीं होंगे, वो 2-3 महीने लगते हैं, वो आपको आप डिमोटिवेट हो जाओगे ना कि यार नहीं हो रहे। मेरे पास मैं भी बहुत लोगों से पूछता था, और आज मेरे से बहुत लोग पूछते हैं सर 120 तो आगे ऊपर नहीं जा पा रहे। मैं उनको ये कहता हूं लगे रहो, विद टाइम वो चला जाओगे, एक बाद में ऐसा बूम आएगा एकदम से 120 से 140 चले जाओगे, फिर 140 से 150 के बीच में घूमते रहोगे, फिर 150 से ऊपर जाने का टाइम। ये फेज है, 10-10 नंबर 2 नंबर के पीछे आपको भागना पड़ेगा, और ये नंबर इंक्रीज तब होंगे जब आप उसका प्रॉपर एनालिसिस करोगे। तो मॉक दो, जो क्वेश्चन लग रहा है कि यार इंग्लिश के अंदर ये 1 वर्ड नया ये नया, उसको नोट डाउन करो। तो ये नहीं कह रहा कि उसको 1 साल बाद में पढ़ो, बट अगर आपने एक मॉक दिया और अगर आपने 1 हफ्ते भी 2 हफ्ते भी उसके क्वेश्चन आप देख लोगे ना, तो आपको बहुत सी चीजें दिमाग के अंदर याद हो जाएंगी, अपने आपको पता भी नहीं चलेगा मुझे कब याद हो रहा है, वो याद हो जाती है। और इंग्लिश का तो ऐसा है कि इंग्लिश के बहुत से 1 वर्ड तो ऐसे होते हैं कि अपन जब एग्जाम में जाते हैं तो हम उनको एलिमिनेट करते हैं कि यार ये एलिमिनेट हो जाएगा। वो एलिमिनेशन कब आएगा, जब आपको बहुत सारे 1 वर्ड आपके दिमाग के अंदर होंगे। तो उनका यही है कि मॉक टेस्ट दो, उनको राइट डाउन करो और उनको गो थ्रू करते रहो, जब भी फ्री टाइम मिले गो थ्रू करते रहो। तो रिवीजन मस्ट है। बच्चे क्या करते हैं, एक मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद में दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, पीछे वालों को बोलते जाते हैं। इनिशियली मैं भी ये गलती करता था, तो उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेन है मॉक टेस्ट का एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो फिर वो कोई मतलब नहीं, वो नोट करना सबसे मेन नोट करो। और सबसे ज्यादा तो प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर ही करो। इतना मतलब मुझे तो ये लगता है कि प्रीवियस ईयर इतने ज्यादा हो चुके हैं आज के टाइम पे, वही बच्चों से नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप एक प्रीवियस ईयर को अगर आपने 2-3 बार लगा लिया ना, तो 70-80% तो वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, और 20-30% नए होते हैं। नए के लिए अगर आपने फॉर्मूला लिखा है और उन नए को अगर आपने नोट डाउन कर रखा है, तो आपको वहाँ पे याद हो जाएगा। तो जो बच्चे आ रहे हैं तैयारी में यार, उनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार बोलते हैं कि भैया कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, मोटिवेशन नहीं आ रहा। जैसे अभी 2 दिन पढ़ लिया, 4 दिन पढ़ लिया, फिर से 2 दिन नहीं पढ़ पाए, तो फिर वो मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा, क्योंकि लंबा है थोड़ा, 6 महीने 1 साल पढ़ना पड़ेगा। आप कैसे मोटिवेटेड रहते थे? कभी आपके मन में भी आता होगा 6 घंटे पढ़ लिए कि अब यार मन नहीं करता पढ़ने का, कैसे कंसिस्टेंट रहे हैं, क्या मोटिवेशन था आपका? देखो यार, मोटिवेशन का तो ऐसा है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने आपको टाइम भी दिया कि बेटा आप तैयारी करो, तो मोटिवेशन तो उनको देख के आ जाना चाहिए। सबसे मेन तो माँ बाप को देख लिया करो, जब भी मोटिवेशन यार अपने माँ बाप को देखो, आप उनको देखोगे, उनसे बैठोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं यार मेरे को करना है। और अगर आप नहीं मोटिवेशन आ रही है, खुद से ही आप मोटिवेट भी नहीं हो पा रहे हो, तो देखो लाइफ ऐसी है कि आपको कुछ ना कुछ लाइफ में करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो कोई आपकी वैल्यू भी नहीं होगी, कोई आपकी सुनेगा भी नहीं। आज आप किसी भी शादी में फंक्शन में जाते हो ना, तो आपके पेरेंट्स आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारा बेटा, तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि बेटा कर क्या रहा है। तो उस टाइम पेरेंट्स यही कहते हैं कि यार पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो आपके जो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि तैयारी कर रहा है, उनके फेस को देखा करो, और वही जिस दिन आप सिलेक्शन ले लोगे, वही शादी में वही लोग पूछेंगे बेटा क्या करता है। आपके पेरेंट्स के मुंह पे शाइनिंग देखना, खुद से मेरे पापा खुद प्राउडली बोलते हैं बेटा एक्साइज इंस्पेक्टर है, बेटा ये है। तो जब ये चीज बोलते हैं ना पेरेंट्स, तो आपको लगेगा कि आप मतलब वो दिन सोच के ड्रीम किया करोगे, यार मैं जिस दिन बनूंगा मेरे पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे, कितना अच्छा लगेगा। और जब फिर पूछेगा भी तब भी पापा खुद से बुला के भाई मेरे साथ होता है। मेरे पापा आप कहीं जाते हैं, मुझे होता है पापा ठीक है, पापा खुद से बुलाते हैं ये मेरा बेटा है, ये है। तो वो मोटिवेशन माँ बाप से इंपॉर्टेंट कोई इंसान है नहीं इस जीवन में। और लाइफ ऐसी है कि देखो बिना पैसों के, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा लाइफ के अंदर। अगर आप सोचो कि हाँ मैं बैठा हूँ, मेरे पापा ने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर दिए, वो भी एक दिन खत्म हो जाते हैं, तो करना वो खुद का पड़ेगा। सोशल स्टेटस आपको खुद का ही लाना पड़ेगा लाइफ के अंदर। तो मोटिवेशन, और फिर अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हो तो थोड़ा टाइम पास कर लो, कभी यूट्यूब देख लिया, यूट्यूब पे भी कुछ, यूट्यूब पे कोई फनी वीडियो देख लिया, कुछ भी आपने टाइम पास कर लिया, या हम जैसे मोटिवेशनल स्पीकर शो भी अभी है, हमारा वीडियो देख लो, उससे कुछ फायदा हो जाएगा। फिर ये है कि आप जैसे मॉक देते रहो अपना, मतलब आपको खुद को ये होना चाहिए यार आज मैंने 100 1 वर्ड पढ़े, है ना, और मेरे को 80 आते हैं 70 आते हैं, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार मेरे को आ रहे हैं, मैं कर लूंगा। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। वो विद टाइम आप जब अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे, महीने 2 महीने में आने लग जाएगा कि नहीं मेरा बहुत बढ़िया। और स्टार्टिंग में इशू ये होता है, जो बच्चा 2-3 महीने पढ़ लेता है ना, वो तो फिर पढ़ता ही रहता है। स्टार्टिंग में बच्चे 5-10 दिन पढ़ते हैं, वो छोड़ देते हैं। उनका रीजन यही है कि उनको पता ही नहीं कि अभी हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग फेज में जोर आएगा, अपने पेरेंट्स को देखो, है ना, मोटिवेटेड रहो, मेडिटेशन कर लो, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर लो, जैसे शाम को थोड़ा पार्क के अंदर घूम के आ गए, पढ़ते रहो। शुरू में जोर आएगा, लेकिन अगर आपने 15-20 दिन इस चीज को कंसिस्टेंसी कर लिया आपने, तो फिर वो अपने आप होता चला। उसको ऐसे बोझ मत बनाओ, ऐसा इतना मत, राइट, बिल्कुल बोझ पढ़ लोगे, पढ़ो। देखो शुरुआत के 1 महीने में तो वैसे भी आपको मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम कर लोगे, आपको लग रहा है कि मेरे से होगा ही नहीं, तो अलग चीज है। लेकिन आप 1 महीने एकदम आराम से पढ़ो, डेली टॉपिक उठाओ, पढ़ा, थोड़ा चिल पढ़ा, डेली 7-8 घंटे दिए, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते जाओ। और टाइमिंग का की सीन होता है, जब आपको कॉन्फिडेंस आता है टाइम अपने आप बढ़ता है।